मॉर्निंग फ्रेंड्स, बायोलॉजी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, मैं रुद्रेश पांडे आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था विटामिन के बारे में, और जाते जाते मैंने कुछ कहा था कि मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगा जो होगी हमारी ग्रंथि के ऊपर। तो एक नया टॉपिक मिला है दोस्तों आज, ग्रंथि। और ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन्स, एंजाइम्स किस प्रकार हमारी बॉडी में काम करते हैं और किस प्रकार से आगे ये सुचारू रूप से पूरी बॉडी को चलाते हैं। दोस्तों, छोटी सी वीडियो में आपको बतलाऊंगा, ध्यान से देखिए। सबसे पहले पॉइंट की बात करते हैं ग्रंथि। ग्रंथि का जो इंग्लिश नेम होता है दोस्तों, होता है ग्लैंड, GLAND, ग्लैंड। ग्लैंड इंग्लिश नेम है और हिंदी में है ग्रंथि। अब बात करेंगे दोस्तों सबसे पहले कि ग्रंथि क्या है। कोशिकाओं के व्यवस्थित समूह को ऊतक कहा जाता है। दोस्तों, सबसे पहले मैंने तीसरी वीडियो बनाई थी कोशिकाओं के ऊपर से। मैंने बतलाया था कोशिकाओं का जो समूह होता है, कोशिकाओं का एक ग्रुप होता है, उस ग्रुप को ही हम कह सकते हैं ऊतक। ऊतक को इंग्लिश में बोला जाता है दोस्तों टिश्यू। और इस टिश्यू के को ही हम क्या बोलते हैं, कोशिकाओं के समूह को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, टिश्यू। तो ये टिश्यू हम कोशिकाओं के समूह को कह रहे हैं। और इसी समूह को मिलकर के क्या बनता है दोस्तों, एक अंग का निर्माण होता है। यहाँ पर एक अंग का निर्माण हो जाता है दोस्तों, किसके माध्यम से, कोशिकाओं के व्यवस्थित समूह से टिश्यू बनते हैं और टिश्यू के व्यवस्थित समूह से अंग बनते हैं। और अंग, कुछ विशेष प्रकार के अंग मिलकर के एंजाइम्स, रसायन और हार्मोन्स का निर्माण करते हैं। छोटी सी बात है दोस्तों, कोशिकाओं से मिलकर के टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से मिलकर के अंग बनते हैं, और अंग से मिलकर के एंजाइम्स, रसायन और हार्मोन्स का निर्माण होता है। और इसको ही हम ग्रंथि कहते हैं। एक अलग अलग प्रकार का टॉपिक है दोस्तों, छोटा सा। यहाँ हम इसे अपनी लैंग्वेज में समझें तो एक दूसरे एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बतलाना चाहता हूँ कि हमारी बॉडी में रासायनिक पदार्थ शरीर के जिस अंग पर गिरते हैं उसे भी हम ग्रंथि कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बात रासायनिक पदार्थों की हो रही है। रासायनिक पदार्थ मिलकर ही हार्मोन्स का निर्माण करते हैं और यहाँ पर एंजाइम्स का निर्माण करते हैं। तो दोस्तों, एक छोटा सा एग्जाम्पल दूं मैं आपको मोमबत्ती का, कैंडल्स का। कैंडल्स सभी जलाते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल है कैंडल्स का, ये कैंडल्स है, कैंडल सभी जलाते हैं। और जब कैंडल्स जलता है, जब ये कैंडल जलता है दोस्तों, तो ये रिलीज क्या करता है, जब ये मोमबत्ती जलती है तो रिलीज करती है मोम। और जब ये मोम रिलीज करती है तो उस समय यहाँ पर जो रिलीज होने वाला पदार्थ होता है उसका नाम क्या होता है, मोम ही होता है। पर ये क्या होता है, जो शेप यहाँ पर होता है वो अलग हो जाता है। इस शेप का चेंजिंग होता है यहाँ पर। सबसे पहले मैं पॉइंट की बात करूंगा कि इसमें रासायनिक पदार्थ स्त्रावित हो रहा है, ऊर्जा से रासायनिक पदार्थ कन्वर्ट हो रहा है, और फिर जो स्त्रावित हो रहा है वो मोम, उसको मैं क्या बोल रहा हूँ, मोम। लेकिन बॉडी में ऐसा नहीं होता। हमारी बॉडी में जब रासायनिक पदार्थ स्त्रावित होते हैं तो जहां पर हम इसको मोम बोल रहे हैं, यहाँ पर इसको हम बोलने लगते हैं ग्रंथि। अब इसके तरीके अलग अलग हो जाते हैं दोस्तों। ये मैंने नहीं कहा कि सिर्फ यही ग्रंथि और यही सब कुछ कहलाएगी। इसको कहने का मेरा तरीका अलग अलग हो जाता है। पॉइंट की बात करूंगा दोस्तों कि मोम, जो कि रासायनिक पदार्थ बॉडी के किसी अंग पर गिर रहे होते हैं, उसको हम ग्रंथि कहने लगते हैं। छोटा सा एग्जाम्पल है। अब मैं बात करूंगा ग्रंथि होते कितने प्रकार की है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो होती कितने प्रकार की है, तो ग्रंथि के प्रकार, सबसे पहला ग्रंथि होती है बाह्य स्रावी ग्रंथि, इंग्लिश में कहा जाता है एक्सोक्राइन ग्लैंड। दूसरी ग्रंथि होती है मिश्रित ग्रंथि, इस ग्रंथि को कहा जाता है मिक्स्ड ग्लैंड। तीसरी होती है दोस्तों अंतःस्रावी ग्रंथि, एंडोक्राइन ग्लैंड। अब इन तीनों ग्रंथियों के सिर्फ मैंने नाम लिखे हैं। अब इन ग्रंथियों में आगे क्या होता है, इन ग्रंथियों का प्रकार कैसे कैसे होगा, कौन सी ग्रंथि डायरेक्ट आके मोम जैसा काम करेगी, कौन सी ग्रंथि किसी माध्यम से आएगी, या कौन सी ग्रंथि किसी नलिका में होकर आएगी, या किस प्रकार से कोई क्रियाएं होंगी, वो सब दोस्तों इन तीन के अंदर होंगे। सिर्फ पॉइंट है मेरा ग्रंथि क्या है। तो ग्रंथि मैंने आपको बतलाया कि कोशिकाओं के समूह से ऊतक और ऊतकों के समूह से अंग, और अंग में विशेष प्रकार के एंजाइम, रसायन, हार्मोन्स का निर्माण होना ग्रंथि कहलाता है। छोटा सा टॉपिक था दोस्तों। और इसके साथ साथ अब मैं आपको बतलाता हूं कि बाह्य स्रावी ग्रंथि, विशेष स्रावी ग्रंथि और अंतः स्रावी ग्रंथि के अंतर्गत कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं। दोस्तों, मैंने आपको बतलाया अभी इस वीडियो में कि ग्रंथियों के प्रकार। मैंने आपको बतलाया था 3 ग्रंथियों के बारे में कि 3 ग्रंथियां कौन कौन सी होती हैं।
सबसे पहले मैंने आपको बतलाया था एक्सोक्राइन ग्रंथि, बाह्य स्रावी ग्रंथि, उसके बाद मैंने आपको बतलाया था नेक्स्ट ग्लैंड मिश्रित ग्रंथि, और उसके बाद तीसरी ग्रंथि है अंतःस्रावी ग्रंथि एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अब दोस्तों इनके प्रकार के मतलब मैंने आपको बतला दिया, अब इसके डिटेल में बतलाता हूँ ग्रंथि की कौन सी ग्रंथि क्या काम करती है, कौन सी ग्रंथि डायरेक्ट जाके मिलती है, कौन सी ग्रंथि नहीं मिलती है, और कौन सी ग्रंथि किस तरीके से मिलती है, और इन ग्रंथियों से स्त्रावित होने वाली ग्रंथियां कौन कौन सी हैं। तो ग्रंथियां हमारी बॉडी में अनेक हैं और प्रत्येक ग्रंथि अलग अलग तरीके से स्त्रावित होती है। तो दोस्तों मैं आपको बतला रहा हूँ कि कौन सी ग्रंथि कौन से नाम से किस ग्रंथि से स्त्रावित हो रही है। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों एक्सोक्राइन ग्लैंड व स्त्रावी ग्रंथि। यह ग्रंथि क्या करती है, उत्पन्न रासायनिक क्रियाओं को क्रिया स्थल तक पहुंचाने के लिए धमनी की नलिकाओं का उपयोग करती है। क्या करती है दोस्तों, हमारी बॉडी में धमनियां और शिराएं दो अलग अलग वेसल्स होती हैं। तो ये जो ग्रंथि है ये किसका उपयोग कर रही है, धमनियों का, धमनियों की नलिकाओं का उपयोग करती है और फिर जाके जो है क्रिया स्थल तक पहुंच पाती है, यानी कि हमारी बॉडी में उस अंग तक पहुंच पाती है जहां इसे पहुंचाना होता है। तो दोस्तों इस प्रकार की नलिकाओं का उपयोग करती है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, नलिकीय ग्रंथि भी कहा जाता है। तो बहुत मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन भी यहाँ पर बनता है दोस्तों कि नलिकीय ग्रंथि किसे कहा जाता है। तो नलिकीय ग्रंथि कहा जाता है बाह्य स्रावी ग्रंथि को। इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है दोस्तों कि नलिकीय ग्रंथि किसे कहा जाता है, बाह्य स्रावी ग्रंथि को। क्यों, क्योंकि यह डायरेक्ट नहीं आके मिलती है, धमनी और नलिकाओं का उपयोग करती है क्रिया स्थल तक पहुंचने के लिए। अब दोस्तों यहाँ एग्जाम्पल की बात करते हैं कि यहाँ पर कौन कौन सी ऐसी ग्रंथियां हैं जो इसके अंदर आती हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँ अश्रु ग्रंथि, आंख से स्त्रावित होने वाली ग्रंथि अश्रु ग्रंथि कहलाती है। इसके बाद दोस्तों लार ग्रंथि, सलाइवा, जो कि हमारी माउथ में एक ग्रंथि पाई जाती है, इसे हम लार ग्रंथि के नाम से जानते हैं, जो कि क्या करती है, सलाइवा बनाती है और भोजन को पचाने के लिए मदद करती है। सबसे पहले तो भोजन को गिलोय बनाने के लिए मदद करती है वो ग्रंथि। उसके बाद श्लेष्मा ग्रंथि और उसके बाद श्वेत ग्रंथि, पसीना ग्रंथि कहलाती है। तो ये दोस्तों चार प्रकार की ग्रंथियां होती हैं जो किसके अंतर्गत आ रही हैं, हमारी बाह्य स्रावी ग्रंथि के अंतर्गत। दूसरी ग्रंथि की हम बात करेंगे मिश्रित ग्लैंड या मिश्रित ग्रंथि। दूसरा टॉपिक हमारा मिश्रित ग्रंथ या मिश्रित ग्रंथि। तो यहाँ पर ये क्या करती है, रासायनिक क्रियाओं को पहुंचाने में अपनी नलिकाएं एवं किसी बाह्य नलिका की आवश्यकता के माध्यम से। तो ये क्या करती है दोस्तों, ये तो धमनियों के माध्यम से जा रही थी, लेकिन ये पहुंचाने के लिए अपनी नलिकाएं और किसी बाह्य नलिकाएं, यानी कि ये धमनी और स्राव का उपयोग नहीं करती, किसी अन्य नलिकाओं का उपयोग करती है और उसके माध्यम से अपने क्रियास्थल तक पहुंचती है। दोस्तों इस ग्रंथि को हम क्या कहते हैं, मिश्रित ग्रंथि। और इस ग्रंथि के एग्जाम्पल कौन कौन से, सिर्फ एक एग्जाम्पल है, ओनली एकमात्र अग्नाशय ग्लैंड। तो कौन सी ग्रंथि यहाँ पर पाई जाती है, अग्नाशय ग्रंथि, जो क्या करती है कि खुद अपने आने रास्ते तक खुद अपने माध्यम से आती है और फिर उसके बाद ये किसी बाह्य माध्यम के से तरीके से क्रियास्थल तक पहुंचती है। तो ऐसी ग्रंथि को आप क्या कहते हैं दोस्तों, कि अग्नाशय ग्रंथि। अब हम बात करेंगे दोस्तों तीसरी ग्रंथि की। तीसरी ग्रंथि हमारी कौन सी है, अंतःस्रावी ग्रंथि एंडोक्राइन ग्लैंड। इंपॉर्टेंट ग्लैंड है दोस्तों, क्योंकि इसी ग्रंथि से ज्यादा ग्रंथियां स्रावित होती हैं, बड़ी बड़ी ग्रंथियां स्रावित होती हैं और साथ ही साथ हार्मोन्स भी स्रावित होते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा, ये स्वयं की नलिकाओं का भी उपयोग नहीं करती, बल्कि हार्मोन्स का निर्माण कर देती है। मतलब किसी भी नलिका के माध्यम से क्रियास्थल पर पहुंचने का काम नहीं करती है, रासायनिक पदार्थों को उठा करके किसी नए जगह पर ले जाने का काम नहीं करती है। ये डायरेक्ट क्या करती है, खुद एक नया रासायनिक पदार्थ बना लेती है और उस रासायनिक पदार्थ में कुछ नए नाम निकालने की तैयारी करती है, एंजाइम्स निकालने की तैयारी करती है, हार्मोन्स निकालने की तैयारी करती है। तो पॉइंट की बात मैं यहाँ करूंगा दोस्तों की एग्जाम्पल कौन कौन से हो रहे हैं इसमें। पीयूष ग्रंथि सबको मालूम है, मस्तिष्क के अग्रहिस्से में पाई जाती है। थायराइड ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, जनन ग्रंथि और उसके बाद पराअवटु ग्रंथि। तो इस प्रकार की ये 5 से 6 ग्रंथियां स्रावित कर रही है दोस्तों। कौन सी ग्रंथि कर रही है, अंतःस्रावी ग्रंथि। अब इन ग्रंथियों से पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, अधिवृक्क और जनन ग्रंथि और पराअवटु ग्रंथि, ये जो ग्रंथियां हैं, अब इनसे अनेकों हार्मोन स्रावित होते हैं। तो मैं जो नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगा दोस्तों, मैं ये बतलाऊंगा कि इन ग्रंथियों से कौन कौन से हार्मोन्स स्रावित होते हैं और वे हार्मोन्स हमारी बॉडी में जाके कहाँ रिलीज होते हैं। क्योंकि स्रावित होना यानी कि रिलीज होना और रिलीज होने के बाद वो काम किस जगह पे जाके करते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिएगा और लाइक करिएगा इस वीडियो को, बेल आइकन दबाइएगा, जिससे आने वाली नेक्स्ट वीडियो आप तक बहुत आसानी से पहुंच सके। तो मेरा सभी स्टूडेंट्स से निवेदन है
कि आपको यदि जरूरत नहीं है तो किसी अन्य तक मेरी वीडियो पहुंचाने का काम करें, जिससे वह आसानी से इसे पढ़ सके, समझ सके, और जो भी उसको बात समझ में नहीं आ रही हो मुझे आसानी से कमेंट करे, मैं उसका आपको आंसर दूंगा। थैंक यू दोस्तों।